हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेबी। जो सेबी है वो रेगुलेटर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज और सिक्योरिटी मार्केट का जो रेगुलेटर है, और ये उनके लिए रूल्स और रेगुलेशंस बनाता है कि जो ये देखता है कि जो कंपनी है वो उन रूल्स और रेगुलेशन को सही से फॉलो भी कर रही है या नहीं कर रही है। जो ये एस्टेब्लिश हुआ था, इट वाज एस्टेब्लिश इन 1988 एंड 1988 में एस्टेब्लिश हुआ था। पर जो इसके फंक्शन थे वो लाइक अ वॉच डॉग, इसके पास कोई भी पावर्स, अथॉरिटी और नो लॉ फॉर्मुलेशंस। उससे 1988 में जो सेबी था वो एक बॉडी बन गई थी, पर उसका कोई एक्ट नहीं आया था पार्लियामेंट पे। जो 1992 में उसको स्टैट्यूटरी पावर्स मिली थी, उसको पावर्स मिली थी। जो स्टैट्यूटरी होती है उसको हम कहते हैं कि जो भी कोई बॉडी अपने ही एक्ट में बनी होती है, और जो भी एक्ट हमारी पार्लियामेंट में पास होता है और उसकी वजह से कोई भी बॉडी एग्जिस्टेंस में आती है, उसी को हम स्टैट्यूटरी कहते हैं। तो आपके माइंड में कभी ये नहीं आया कि पहले स्टॉक एक्सचेंज का जो रेगुलेटर था वो सेबी था, उससे पहले हमारे स्टॉक्स का एक्सचेंज, स्टॉक्स का लेन देन हमारा मार्केट में नहीं होता था कि नहीं, उससे पहले जो हमारा था वो एक्ट था कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट 1947, और जो उसकी बॉडी थी कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू थी। नेक्स्ट, मैन ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ सेबी। सबसे पहला है इनकॉर्पोरेशन। जो सेबी है सेपरेट लीगल एंटिटी, इसकी खुद की अलग से एक पहचान है। परपिचुअल सक्सेशन, मतलब कि लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे पर ये चलता ही रहेगा फॉर एवर, तो ये परपिचुअल सक्सेशन है। कॉमन सील, खुद की कॉमन सिग्नेचर्स या सील वगैरह है इसके पास। श्यू और टू बी शू बाय सैंड नेम, ये इस पे कोई केस कर भी सकता है, और ये किसी पे केस कर भी सकता है और इस पे भी कोई केस कर सकता है। तो अब इसका हेड ऑफिस देख लेते हैं। जो इसका हेड ऑफिस है वो हमारा सिचुएटेड है मुंबई में। इसके 4 रीजनेबल ऑफिस है, एक तो मुंबई में, न्यू दिल्ली में, चेन्नई में और कोलकाता में है। सेकंड, मैनेजमेंट ऑफ ए सेबी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग जो सेबी में टोटल मेंबर होते हैं वे 9 होते हैं। उसमें एक तो चेयरमैन होता है, मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के 2 मेंबर्स होते हैं, आरबीआई का 1 ऑफिसर होता है, और 5 मेंबर होते हैं। इसमें से एटलीस्ट 3 होल टाइम मेंबर अपॉइंटेड बाय अ सेंट्रल गवर्नमेंट। 3 होल टाइम मेंबर होते हैं जो अपॉइंटेड किए जाते हैं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट जो है टर्म एंड ऑफिस। जो सेक्शन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5, सेंट्रल गवर्नमेंट शैल हैव राइट टू टर्मिनेट द सर्विस ऑफ द चेयरमैन और एनी मेंबर बाय गिविंग हिम नोटिस एटलीस्ट 3 मंथ सैलरी। इसमें मतलब ये कहा गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास राइट्स होते हैं, वो सेबी के मेंबर्स को ड्यूटी से टर्मिनेट, उसको हटा सकती है, उसको 3 मंथ का नोटिस देके और 3 मंथ की सैलरी और अलाउंस। वैसे तो इसमें 3 हटाने से पहले 3 मंथ पहले ही नोटिस दिया जाता है, पर अगर एकदम से देते हैं तो उसमें हमें 3 मंथ की सैलरी और अलाउंस काट के जब ही उस मेंबर्स को हम हटा सकते हैं। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ मेंबर फ्रॉम ऑफिस। सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग ऐसे तो नहीं है कि सेबी किसी भी मेंबर को किसी बिना वजह ही उसको हटा देगी, तो उसका कोई कारण तो होगा। तो जो कारण है वो सेक्शन 6 में बताया गया है। सबसे पहला तो है इंसॉल्वेंट, या फिर वो पेड एम्प्लॉयड आउटसाइड द ड्यूटी ऑफ द ऑफिस। कोई पेड एम्प्लॉय कर रहा है अपनी ड्यूटी से अलावा कहीं और बिजनेस वगैरह कहीं में इन्वॉल्व है तो, या फिर इन्फॉर्मेटिव माइंड, मतलब उसका अनसाउंड माइंड, या फिर मिसबिहेवियर हो रहा है उसका। मीटिंग। नेक्स्ट मीटिंग है जो सेक्शन 7 है। सेक्शन 7 मीटिंग के बारे में बताता है। इसमें जो सेबी की मीटिंग होती है, जो इसमें टोटल 9 मेंबर होते हैं। जो टोटल 9 मेंबर लेने का जो बेसिक पर्पस होता है वही यही होता है कि ये 9 मेंबर ओड होते हैं ताकि वोटिंग इक्वल ना रहे। तो इसमें डिसीजन मेजोरिटी के उससे ले जाता है, और जो इसमें इंटरेस्टेड पार्टी होती है वो इसमें वोट देने का उसे हक नहीं है। जैसे कि हम किसी कंपनी के ऊपर कोई केस चल रहा है और उसी के लिए कुछ मीटिंग चल रही है, और हमारा जैसे कोई बेटा या कोई उस पार्टी उस कंपनी से रिलेटेड है, या फिर वो कंपनी हमारी है, तो हम उसमें वोट नहीं दे सकते। पर इसमें फिर तो इसमें इक्वल वोट हो जाएगी, तो 4 वोट 4, क्योंकि एक मेंबर तो इसमें वोट नहीं दे सकता। तो ऐसे टाइम पे जो होता है चेयरमैन अपनी वोट देता है, और उस वोट को हम सेकंड वोट और कास्टिंग वोट भी कहते हैं।
ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉय सेक्शन 9, ये कोई खास सेक्शन नहीं है पर फिर भी हम देख लेते हैं। जो सेबी है वो अपॉइंट कर सकते हैं ऑफिसर्स और हटा भी सकते हैं। वैसे हाल फिलहाल में जो सेबी के पास है 217 ऑफिसर है, 147 स्टाफ मेंबर्स है इन वेरियस ग्रेड्स। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा जो पावर्स एंड फंक्शनों पे सेक्शन 11। ये बहुत ही बड़ा सेक्शन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी पावर्स देख लेते हैं। सेबी के पास ये प्रोटेक्ट करते हैं इंटरेस्ट को, हमारे इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को, प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट और रेगुलेट करती है हमारी सिक्योरिटी मार्केट। तो इसके फंक्शन हम एक एक करके देख लेते हैं। जो इसका पहला फंक्शन है, ये रेगुलेट किस किस को करती है। ये रेगुलेट करती है हमारी कैपिटल मार्केट को, शेयर्स को, सिक्योरिटी को, स्टॉक एक्सचेंज को, इंटरमीडिएट्स और ब्रोकर्स को और अंडरराइटर्स को। और ये डेवलप और प्रमोट करती है इशू ऑफ सिक्योरिटी और ट्रेडिंग इन सिक्योरिटी। इशू ऑफ सिक्योरिटी हमारी प्राइमरी मार्केट होती है और ट्रेडिंग इन सिक्योरिटी हमारी सेकेंडरी मार्केट होती है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, ये फ्रॉम बीइंग डिसीव, फ्रॉड होने से बचाती है। फ्रॉम बीइंग डिसीव मतलब धोखाधड़ी। फ्रॉम बीइंग पुटिंग टू लॉस से बचाती है। प्रोहिबिटेड टू इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग ये होता है कि जैसे हमारी कोई एक कंपनी है, उसमें कोई मेंबर है, उसे पता है कि हमारी जो कंपनी है उसके शेयर्स बढ़ने या घटने वाले हैं, तो वो इस सब जानकारी को हमारी मार्केट में फैला दे, तो इसी को हम इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, प्रमोट एंड रेगुलेट सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, और प्रमोट करती है हमारी इन्वेस्टर की एजुकेशन को, ट्रेडिंग ऑफ इंटरमीडिएट्स को। रेगुलेट रजिस्टर और रेगुलेट करती है हमारी वर्कर ऑफ इंटरमीडिएट्स, वर्कर ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम इंक्लूडेड म्यूचुअल फंड। कॉल इनटू कंडक्ट, आप इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑडिट किसी को भी कर सकते हो, और अगर चाहिए तो आप बैंक को कॉल कर सकते हो, बैंक से भी मदद ले सकते हो। तो अब देख लेते हैं सेक्शन 11A, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर। तो इस सेक्शन में टू रेगुलेट इशू ऑफ कैपिटल, इशू ऑफ कैपिटल, ये जो हमारी ये पार्ट होती है नॉमिनल एंड ऑथोराइज शेयर कैपिटल की, दैट कैन बी इशू बाय अ कंपनी फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो हमारी इशू ऑफ कैपिटल होती है, ये हमारा जब हम कंपनी का जो हम MOA में लिखा रहता है, जो हम टाइम टू टाइम इसको इशू करते रहते हैं। जो हमें पब्लिक इशू लाना है, पब्लिक इशू लाने के लिए हमें सेबी की कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा, और जो वे गाइडलाइंस है वो ICDR की गाइडलाइंस है, वो इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, उसके बाद ही हम पब्लिक इशू ला सकते हैं। अगर वो परमिट करता है ICDR, तभी पब्लिक इशू लाया जा सकता है। सेकंड, लिस्टिंग करवाने के लिए स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करवाने के लिए हमें कुछ टर्म्स, सेबी की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी, उसी के बाद ही लिस्टिंग परमिट होगा। वे कौन सी कंडीशन है जो हमें फॉलो करनी पड़ेगी सेबी की, वो है लोडर लिस्ट। ये होता है लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, 2015 में आया था ये हमें फॉलो करनी पड़ेगी। अगर हम इनका फॉलो करते हैं, उसी के बाद हम लिस्टिंग को ला सकते हैं। ट्रेडिंग, नेक्स्ट है ट्रेडिंग एंड ट्रांसफ़र। सारा एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग हम अपने कुछ भी चीज़ को ट्रांसफ़र और ट्रेडिंग कर सकते हैं, कोई भी शेयर्स वगैरह को। इसका नेक्स्ट है मे प्रोहिबिट कंपनी फ्रॉम इशूइंग प्रोस्पेक्टस। जो सेबी है वो किसी कंपनी को मना भी कर सकते हैं कि तुम प्रोस्पेक्टस नहीं लाओगे, या फिर वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन स्पेसिफाई कर देगी कि तुम प्रोस्पेक्टस तो ला सकते हो, पर अपने प्रोस्पेक्टस में तुमको ये चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी। वो बिल्कुल मना भी कर सकती है और वो कह भी सकती है कि तुम्हें अपने प्रोस्पेक्टस में ये चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी, तभी तुम प्रोस्पेक्टस ला सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो है हमारा सेक्शन 11B, पावर टू इशू डायरेक्शन क्या होता है कि सेबी बताएगा कि लोगों को क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सेक्शन 11B कहता है कि सेबी किसी को डायरेक्शन
दे सकता है, किसी सेबी किस किस को डायरेक्शन दे सकता है, जो सेबी है वो डायरेक्शन दे सकता है टू एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन रेफर टू सेक्शन 12 एसोसिएटेड विद द सिक्योरिटी मार्केट। जो सारे के सारे पर्सन है जो हमारे सेक्शन 12 में है, सारे सेक्शन 12 में हमारे सारे के सारे इंटरमीडिएट सेबी इसको डायरेक्शन देगा, और वो टू एनी कंपनी इन रेस्पेक्ट ऑफ ए मैटर रिलेटेड इशूइंग ऑफ कैपिटल ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी इशूइंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। जो हमने अभी पिछले सेक्शन 11A में पढ़ा था कि इशूइंग ऑफ कैपिटल ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी इशूइंग ऑफ प्रोस्पेक्टस, तो वही है जो सेक्शन 11A के पर्सन है सेबी उनको डायरेक्शन दे सकता है। अगर सेबी को लगता है कि इंक्वायरी करने के बाद इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर ऑर्डरली डेवलप ऑफ सिक्योरिटी और टू प्रिवेंट द इंटरमीडिएट्स, और लगता है ऑल द इंटरमीडिएट जो सेक्शन 12 में है वो कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जिसे सिक्योरिटी मार्केट के हित में नहीं है, तो उनको डायरेक्शन दे सकता है। या फिर टू सिक्योर द प्रॉपर मैनेजमेंट एनी इंटरमीडिएट और पर्सन। कोई इंटरमीडिएट एक तो है कि वो डूब रहा है, एक है कि वो पूरी मार्केट को लेके डूब रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में जो उस कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसे भी अपने हाथ में ले सकती है। सेक्शन 11C जो है हमारा वो इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करता है। जब भी सेबी को डाउट होगा कि सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, इनसाइडर ट्रेडिंग, मार्केट मैनिपुलेशन, ये इस टाइप का कुछ भी हो रहा है, तो सेबी जो है वो 10 डे का नोटिस भिजवाएगा, तब जाएगा। या अगर उसको लगता है कि 10 अभी जाना चाहिए उसको उस कंपनी में, अगर ऐसा हो रहा है तो वो बिना नोटिस भिजवाए भी जा सकती है। तो सबसे पहला ग्राउंड फॉर इन्वेस्टिगेशन, ऐसा तो नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन बेफालतू में हो जाएगी। इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई रीज़नेबल बिलीव चाहिए, उसके लिए वो सबसे पहले अभी बताया था मैंने, वो ऑर्डर रिटर्न में अपना एक ऑर्डर पास करेगा, और अगर उसे लगता है कि कोई ऐसा काम हो रहा है जो हमारे प्रोविज़न को वॉयलेंस कर रहा है, तो वहीं पे एकदम से वो जाके अपनी इन्वेस्टिगेशंस करेगा। सेकंड है ड्यूटीज़ ऑफ ऑफिसर टू प्रोवाइड अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। ये हमारी ड्यूटी है, अगर कोई सेबी का ऑफिसर आके इन्वेस्टिगेशन करता है और हमारे रिकॉर्ड्स मांगता है, तो हमें अपने ये हमारी ड्यूटी है कि हमें अपने रिकॉर्ड्स और अकाउंट्स उनको देने पड़ेगा, उनके साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, उन ऑफिसर्स के साथ अच्छे से कोऑपरेट करना पड़ेगा। पीरियड ऑफ कस्टडी 6 मंथ, जिसकी पीरियड ऑफ कस्टडी अगर उनको लगता है कि वे हमारी बुक्स, रजिस्टर और अदर डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड कस्टडी में रखना चाहते हैं तो वे रख सकते हैं, पर वे 6 मंथ से ज़्यादा नहीं रख सकते। उनकी टोटल टाइम लिमिट जो है वो ओनली 6 मंथ है। नेक्स्ट एग्जामिन एंड ओथ। एग्जामिन एंड ओथ ये होता है, अगर सेबी चाहे तो किसी पर्सन को पर्सनली अपने पास बुला सकती है, और वो वहाँ पर जो भी बोलेगा उसे रिटन में लिख सकती है, और फिर वो उसको सुनाएगी, और वो उसको जो वो रिटन में लिखेगा उसको एविडेंस के रूप में उसको यूज़ करेगी कोर्ट में, और वो उससे सिग्नेचर ले लेगी। मतलब कि इसमें ओथ का मतलब कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, इसके इस टाइप से होता है कुछ। ओके, नेक्स्ट होता है ऑन फेलियर ऑफ एनी पर्सन। और अगर सेबी के बुलाने से कोई आदमी नहीं जाता है तो उसकी पनिशमेंट में उसको 1 साल की जेल होगी, उसका फाइन 1 करोड़, और ये एक्सटेंडेड हो सकता है 5 लाख पर एवरी डे। नेक्स्ट, टू टेक नोट्स ऑन इन्वेस्टिगेशन। बहुत बार इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी अपनी बुक पर एक कॉपी बनाना चाहती है, या आपके रिकॉर्ड्स की जीरोक्स ले लेती है, या फिर आपकी बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स के सिग्नेचर कर देती है, ताकि अगर वो फ्यूचर में कभी आपके यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने आए तो आप अपनी बुक्स और रिकॉर्ड्स में कोई छेड़खानी ना कर पाए। सीजर, सर्च एंड सीजर। नेक्स्ट हमारा जो है जो सर्च एंड सीजर होते हैं वो हमारी इन्वेस्टिगेशंस अथॉरिटी करती है। उसमें जो सबसे पहले वो एप्लीकेशंस मजिस्ट्रेट और जज ऑफ डेजिनेटेड कोर्ट जो हमारे मुंबई में है, और अगर वो एप्लीकेशंस हमारी अप्रूव हो जाएगी तभी हम सर्च और सीजर कर पाएंगे। और जब भी कहीं सर्च और सीजर करना हो तो हम असिस्टेंट ऑफ पुलिस ऑफिसर ले जा सकते हैं, या फिर
किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर को ले जा सकते हैं। लिस्टिंग और पब्लिक कंपनी, अगर उन लोगों का सर्च एंड सीजर करना है तो इनसाइडर ट्रेडिंग और मार्केट मैनिपुलेशन का केस होना चाहिए, तभी हम सर्च और सीजर कर सकते हैं। और जब तक इन्वेस्टिगेशन ख़त्म नहीं होता तब तक कस्टडी में बुक रख सकते हैं वो हमारी सर्च और सीजर के लिए। नेक्स्ट जो हमारा है पेनल्टी, जो हमारी ये पेनल्टी है ये हमारी 15A से 15HB तक है। ये हमारी टोटल 8-9 पेनल्टीज़ होगी। आपको लग रहा है कि इतनी पेनल्टीज़ कैसे याद रखेंगे, पर ये बहुत ही आसान है। जो सेक्शन 15A की पेनल्टी है से लेके 15E तक की पेनल्टी हमारी जो है वो सेम रहेगी। इसके बाद हमारी पेनल्टी चेंज हो जाएगी। जो सेक्शन 15A की पेनल्टी है वो देख लेते हैं। वो हमारी 15A की पर्सन पे है। अगर कोई भी पर्सन फेल टू फर्निश या फेल टू एनी रिटर्न और फेल टू कोई भी बुक्स को मेंटेन करने में फेल हो गया तो उस पर पेनल्टी लगेगी। जो उसकी पेनल्टी होगी वो मिनिमम 1 लाख होगी और ये एक्सटेंडेड हो सकती है 1 लाख पर डे टू और 1 करोड़ तक की ये एक्सटेंडेड हो सकती है। सेक्शन 15B जो है इंटरमीडिएट की है, फेल टू एंटर इनटू सच एग्रीमेंट। अगर सेबी इंफॉर्मेशन मांगे तो हमारी ड्यूटी है कि मैं मिस्टेक होगी इसमें। सेक्शन 15B जो है इसमें है इंटरमीडिएट। इसमें जो है कोई भी इंटरमीडिएट बिना एग्रीमेंट के किसी को भी सर्विस नहीं दे सकता है। अगर कोई बिना एग्रीमेंट के किसी को सर्विस देगा तो उस पर पेनल्टी लगेगी। उस पर जो पेनल्टी लगेगी वो लगेगी 1 लाख की। वही सेम है प्रोसीजर, और 1 लाख और 1 लाख पर डे और 1 करोड़, इसमें से जोन सा भी कम होगा। नेक्स्ट है इसमें लिस्टेड कंपनी। जो लिस्टेड कंपनी है रीएड्रेस ग्रीवेंसेस ऑफ इन्वेस्टर। जैसे कोई इंडिया लिमिटेड कंपनी है, उसमें आपने अपनी कंप्लेन लेके कंपनी के पास गए और उसने मेरी प्रॉब्लम्स को रिजोल्व नहीं किया, तो फिर सेबी उसके पास एक नोटिस भेजेगी। उससे कहेगी कि वो इसकी प्रॉब्लम को रिजोल्व करे। बट उसके बाद भी उसने उसकी प्रॉब्लम को नहीं सुना। उसने जैसे कि उसको अपना जो नोटिस भेजा था कि 10 तारीख से पहले आप इसकी प्रॉब्लम को रिजोल्व कर दीजिएगा, पर उसने उसकी बात नहीं मानी तो उसे हो गई 20 तारीख। तो उसमें जो उसकी पेनल्टी लगेगी, उसमें जैसे कि उसकी मिनिमम तो 1 लाख है, तो 20 तारीख तक का एक दिन उसकी पेनल्टी लगेगी, तो ये हो गई हमारी 20 लाख और 1 करोड़। तो 20 लाख और 1 करोड़ में इसमें कौन सा कम है? इसमें हमारा 20 लाख का हुआ ना, तो इसकी जो पेनल्टी लगेगी हमारी 20 लाख की लगेगी। इसका फंडा यही है। तो नेक्स्ट है जो हमारा सेक्शन 15D हमारा म्यूचुअल फंड। रजिस्टर एज अ CIS बट फेल टू कंप्लाई टर्म्स एंड कंडीशन। अगर कोई भी विदाउट रजिस्ट्रेशन म्यूचुअल फंड का बिजनेस करता है, उसकी टर्म या फिर उसकी कोई टर्म्स और कंडीशंस को फॉलो नहीं करता है, तो तब भी उसके पेनल्टी लगेगी। या फिर जैसे कि कोई रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड के लिए, जैसे कि आपने म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने के लिए दिए रियल एस्टेट को, पर उसने वहाँ पे ना लगा के उसने कहीं और में पैसे को इन्वेस्ट कर दिया। या फिर उसने आपको डिस्पैच यूनिट सर्टिफिकेट उसने आपको यूनिट सर्टिफिकेट नहीं दिया, या इन्वेस्टर मनी कलेक्टेड, उसने पहले आपसे पैसे ले लिए पर आपके पैसे कहीं नहीं लगाए। इसकी जो पेनल्टी होगी वो मिनिमम 1 लाख होगी। ये एक्सटेंडेड हो सकती है 1 लाख पर डे और 1 करोड़। इसमें से जोन सी भी कम होगी वो उस पर पेनल्टी लगेगी। जो सेक्शन 50AE है वो असेट्स मैनेजमेंट कंपनी के ऊपर है। सेक्शन 15E जो है हमारा एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी पे है। इसमें फेल टू कंप्लाई विद एनी रेगुलेशन प्रोविजन एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन एक्टिविटी ऑफ AMC। जैसे कि म्यूचुअल फंड सब लोगों से पैसे लेता है तो उसके पैसे लगाता है, वो जहाँ उनका मन करेगा तो वहाँ पैसे लगाएगा। बट इसमें जैसे कि किसी ने म्यूचुअल फंड में स्टॉक्स में पैसे लगाने के लिए दिए, बट उसने लगा दिए बॉन्ड्स में, तो ये तो गलत है ना। तो ऐसे केस में उसको पेनल्टी जो लगेगी वही सेम जो हम
हमने पहले पढ़ा वही सेम प्रोसीजर है। मिनिमम उसकी 1 लाख लगेगी, मे एक्सटेंडेड टू 1 लाख पर डे और 1 करोड़, इसमें से जो उनसे भी कम होगी उस पर लगेगी। अब इससे आगे चलता है नया। अब तक तो पेनल्टी सभी पे, इन पांचों पे सेम लगती रही। अब जो है पेनल्टी वो लगेगी अलग अलग। अब जो सेक्शन 15F है वो है स्टॉक ब्रोकर्स पे लगेगी जो पेनल्टी। जो स्टॉक्स ब्रोकर होते हैं ये हमारे सेल्स ऑफ सिक्योरिटी होते हैं, ये मेंबर होते हैं हमारे स्टॉक एक्सचेंज को। तो सबसे पहले जो हमारी पेनल्टी लगेगी, फेल टू इशू कॉन्ट्रैक्ट नोट। अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू नहीं किया तो तब पेनल्टी लगेगी हमारी, ये हमारी नोट लेस देन 1 लाख अप टू 5 टाइम्स अमाउंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट नोट, अप टू 5 टाइम ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट नोट। सेकेंड, फेल टू डिलीवर सिक्योरिटी। जैसे कि ब्रोकर को एडवांस में पैसे तो दे दिए पर वो तो उसने तुम्हें शेयर्स नहीं दिए। तुमने एडवांस में उसको पैसे दे दिए बट वो तुम्हें शेयर्स नहीं दे रहा है एडवांस में पैसे देने के बाद, तो उसमें उसकी जो पेनल्टी होगी वो नोट लेस देन 1 लाख पर डे और 1 करोड़। इस नोट लेस देन 1 लाख बट मे एक्सटेंडेड टू 1 लाख पर डे और 1 करोड़ विच एवर इज लेस। ये सेम है जैसे वो 5 सेक्शन में थी ये वाली पेनल्टी। एक्सिस ऑफ ब्रोकरेज, जैसे कि ब्रोकरेज दलाली, जैसे कि कोई बीच में दलाल है। ब्रोकरेज का जैसे परसेंटेज तो है हमारा 1 बट वो हमसे ले रहा है 4%, तो वो एक्सिस ब्रोकरेज ले रहा है ना, तो ऐसे भी उसको जो पेनल्टी लगेगी वो लगेगी नॉट लेस देन 1 लाख बट मे एक्सटेंडेड टू 5 टाइम्स ऑफ एक्सिस ब्रोकरेज। जैसे कि उसको हमारे से लेने थे 50 लाख बट उसने लिए हमारे से 70 लाख, तो एक्सिस कितना हुआ 20 लाख हो गए। तो 20 लाख का अगर हम 5 टाइम्स करेंगे तो 1 करोड़ हो गए, तो उसकी जो पेनल्टी होगी वो 1 करोड़ की लगेगी। अब नेक्स्ट है हमारा इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था क्या होता है कि जैसे हम किसी कंपनी के एम्प्लॉयज़ है और हमें अंदर की कोई भी बात का पता चल गया है कि जैसे हमें पता चल गया है कि शेयर्स बढ़ने या घटने वाले, तो हमने ये मार्केट में इस बात को फैला दिया, तो इसी को हम इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। ऐसे उसमें जो उसकी पेनल्टी लगेगी नोट लेस देन 10 लाख में एक्सटेंडेड 25 करोड़ और 3 टाइम ऑफ प्रॉफिट। 25 करोड़ या जो उसने प्रॉफिट कमाया है उसने बाहर बताया, तो उसको कुछ पैसे तो उसने लिए ही होंगे, ऐसे थोड़ी ना उसने बाहर बता दिया होगा, तो उसमें ये वाली लगेगी। सेक्शन 15H, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ टेक ओवर। इसको हम हिडन टेक ओवर भी कहते हैं और इसको हम हॉस्टाइल टेक ओवर भी कहते हैं। इसमें जो ये होता है जैसे कि एक आदमी ने धीरे धीरे करके किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदता गया और उस कंपनी को नहीं पता चला और वो 50% से ज़्यादा का शेयर्स उसने खरीद लिए और वो उस कंपनी का मालिक बन गया। बट इसे रोकने के लिए इसके लिए रूल्स बनाए गए हैं। टेक ओवर कोड 2001 से भी कहता है कि अगर आप टेक ओवर करते हो या फिर हिडन टेक ओवर करते हो तो आपको उसे करने से पहले कुछ टर्म्स और कंडीशन, कुछ ऑब्लिगेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। वैसे जो टेक ओवर था ये ऐसा पहले होता था बट अब ऐसा नहीं होता है क्योंकि अब रूल्स और रेगुलेशन बहुत बना दिए है। इसके लिए अगर कोई टेक ओवर करना चाहता है, इशू पब्लिक नोटिस, उसे पब्लिक नोटिस इशू करना पड़ेगा कि हम कंपनी के शेयर्स में इंटरेस्टेड हैं, हम खरीदना चाहते हैं। उसके बाद पब्लिक अनाउंसमेंट, पब्लिक में अनाउंस करेगा हमने इतने शेयर्स खरीद ले, पब्लिक ऑफर कि ये शेयर्स हमें 100 के मिल रहे थे, हमने 110 में खरीद लिए, तो इसी को कहते हैं हम हॉस्टाइल टेक ओवर। इसकी जो पेनल्टी है अगर कोई ऐसे करता है तो इसकी जो पेनल्टी है वो नोट लेस देन 2 लाख मे एक्सटेंडेड टू 25 करोड़ 3 टाइम और प्रॉफिट जो इसमें से हायर होगा वो लगेगा। अब सेक्शन 15HA, पेनल्टी फॉर फ्रॉडुलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। जो फ्रॉडुलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, इसमें जो पेनल्टी लगेगी मिनिमम 5 लाख और मैक्सिमम 25 करोड़ 3 टाइम प्रॉफिट, जो उनसा भी कम होगा। सेक्शन 15HB, जो सेक्शन 15HB है ये है मिसलेनियस एक्सपेंसेस। इसमें ये है कि अगर जितने भी हमारे
सेक्शन 15A से 15H ए तक है, जितने भी हमारे सेक्शन कवर हुए हैं उन सभी को छोड़ के जो भी हमारी एनी पर्सन डन रोंगफुल एक्टिविटी, कोई भी रोंगफुल एक्टिविटी करता है तो उस पर जो पेनल्टी है वो नॉट एक्सीड देन 1 करोड़ से कम की लगेगी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एस्टेब्लिशमेंट ज्यूरिडिक्शन अथॉरिटी एंड प्रोसीजर ऑफ एपलेट ट्रिब्यूनल। इसमें एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेट सिक्योरिटी एपलेट ट्रिब्यूनल जो ये हमारा है ये सेक्शन 15K में कवर होता है, जिसमें क्लोज 1 है। ये बताता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वन और मोर सेट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लोज 1 में लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एक या एक से ज़्यादा सेट एस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। और क्लोज 2 में लिखा है मटेरियल एंड प्लेस विच यू विल बी इन द जुरिडिक्शन ऑफ ए सेट। वो कौन कौन से मैटर हाथ में ले सकती है और कौन कौन सी जगह पर उनकी जुरिडिक्शन होगी, वो क्लोज 2 में लिखा है। कुछ स्पेशल केस ही सेट में जा सकते हैं, वैसे बाकी अदरवाइज सब केसेस क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट में जाएंगे हमारे। सेक्शन 15L जो कंपोजिशन ऑफ ए सेट, कंपोजिशन ऑफ सेट में बताया गया है कि इसमें एक तो प्रेसिडिंग ऑफिसर होता है सेट में हमारा, अदर 2 मेंबर होते हैं अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जो 2 मेंबर होते हैं एक तो होता है जुडिशियल मेंबर और एक होता है हमारा ये टेक्निकल मेंबर। इनकी जो क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, जिनकी क्वालिफिकेशन होती है हमारी, ये कैसे अपॉइंट होते हैं। ये 15M में लिखा हुआ है। जो प्रेसिडिंग ऑफिसर होता है या तो वो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या फिर जज ऑफ हाई कोर्ट, 7 साल रह चुका हो या फिर 7 साल से ज़्यादा रह चुका हो। जुडिशियल मेंबर जो होता है वो होता है जो जज ऑफ हाई कोर्ट, जो 5 साल जज रह चुका है या 5 साल से ज़्यादा हाई कोर्ट में जज रह सकता है, तभी वो जुडिशियल मेंबर के रूप में अपॉइंटेड हो सकता है। टेक्निकल मेंबर होता है जो सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री पर्सन प्रोविजन इज हैविंग नॉलेज प्रोफेशनल, जिसको नॉलेज होगी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ 15 ईयर इन फाइनेंशियल सेक्टर में, जिसको 15 साल का एक्सपीरियंस होगा, वो ही टेक्निकल मेंबर्स के रूप में अपॉइंटेड किया जा सकता है। नेक्स्ट है, अब देख लेते हैं प्रोसीजर एंड पावर ऑफ ए सेट। सबसे पहले इसके प्रोसीजर देख लेते हैं। सेट शैल नॉट बी बाउंड बाय द प्रोसीजर लेड इन सिविल CPC मतलब सिविल प्रोसीजर कोड 1908। सो जो सेट है ये एक क्वासाई बॉडी है। इसमें जो केसेस चलते हैं वो ऐसे नहीं चलते जैसे सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में चलते हैं। ये अपने खुद के प्रोसीजर फॉलो करती है और अपने खुद के प्रोसीजर बना सकती है। इन्हें CPC में जो प्रोसीजर दिए गए हैं वो इन्हें फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। सेट्स नेक्स्ट जो है हमारा, सेट शैल कंप्लाई विद प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये सिविल प्रोसीजर कोड फॉलो नहीं करेगी पर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना पड़ेगा। इसमें ये होता है कि एक तो आप सुनवाई का मौका देंगे और आप सुनवाई का मौका ज़रूर देंगे। दोनों पार्टी को CPC फॉलो करना है या नहीं करना है वो उन पर डिपेंड है, पर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस दोनों पार्टी को फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, सेट शैल अबाइड बाय द एक्ट एंड सेट प्रोसीजर रूल 2000। सेट के कुछ रूल्स है वो उसको फॉलो करेगा, उसको फॉलो करने पड़ेंगे। जो उसके रूल 2000 में लिखे हैं वो उसको ज़रूर फॉलो करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है, सेट शैल हैव देयर पावर्स टू रेगुलेट देयर ओन प्रोसीजर इंक्लूडिंग द पैलेसेस एट विच दे शैल हैव देयर सिटिंग। मतलब कि सिविल प्रोसीजर कोड प्रोसेस यह अप्लाई नहीं होता है तो कोई ना कोई प्रोसीजर तो अप्लाई होता है। वो कहता है कि वो खुद का प्रोसीजर बना सकता है, कहाँ कितने ऑफिसर होंगे, उसकी लोकेशन, ये सब सेट खुद डिसाइड कर सकता है कि वो उसके पास कितने प्रेसिडिंग ऑफिसर होंगे या वो उनका ऑफिस कहाँ होगा, किस बेंच पर कितने जुडिशियल या फिर टेक्निकल मेंबर होंगे, ये सब क्या है ये सेट डिसाइड कर सकता है। नेक्स्ट की पावर्स देख लेते हैं अब।
फर्स्ट जो है समन एंड एनफोर्स द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एग्जामिन हिम एंड ओथ। मतलब कि आपको सम्मन भेजा जाएगा उसके बुलाने से, उस जो वो सेट हमें सम्मन भेजेगा उसके बुलाने से हमें वहाँ पर हाजिर होना पड़ेगा। सेट के सामने उसके सिक्योरिटी एपलेट ट्रिब्यूनल में हाजिर होना पड़ेगा। इसमें जिस पर्सन को भेजा गया है उसी को जाना पड़ेगा, वो किसी एक्स पार्टी को नहीं भेज सकता है। सेकंड, रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शंस ऑफ डॉक्यूमेंट। इसमें ये होगा कि आपको ये वाले डॉक्यूमेंट हमारे पास लेके आएंगे, हमें ये वाले डॉक्यूमेंट चाहिए तो आपको हमारे पास ये वाले डॉक्यूमेंट लेके, इसमें आप किसी और को भी भेज सकते हो। इसमें उसको डॉक्यूमेंट से ही मतलब होता है कि चाहे कोई भी आदमी भेजे पर डॉक्यूमेंट चाहिए हमको। रिसीविंग एविडेंस एंड एफिडेविट। एफिडेविट एक शपथ की तरह होता है, इसमें कुछ गलत लिखा है तो हमें जेल हो सकती है। इसमें जो वो कहेगा उसको रिटर्न में लिख लेते हैं, फिर उसके सिग्नेचर्स ले लेते हैं एविडेंस के तौर पे सेट, और उसको बाद में कोर्ट में पेश किए जाते हैं। नेक्स्ट जो है इशूइंग कमीशन फॉर एग्जामिन ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट। अलग से इंक्वायरी बैठाई जा सकती है। रिव्यू इट्स डिसीजन, जो कमीशन बैठाएगी उसका रिव्यू और डिसीजंस। डिसमिस एन एप्लीकेशन एंड डिफॉल्ट डिसीजन ऑफ एक्सपर्टीज। कोई भी एप्लीकेशन आई है जो सही नहीं है उसे वो डिसमिस कर सकते हैं, जो नियम के हिसाब से, हित के हिसाब से सही नहीं है, या फिर किसी एक्स पार्टी ने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया तो उसे सेट डिसमिस कर सकता है। एनी अदर मटेरियल विच मे बी प्रेस्क्राइब। ऐसा कोई भी मटेरियल जो भी प्रेस्क्राइब किया गया है सेट के लिए, उसकी रिगार्डिंग सेट डिसीजन ले सकता है। नेक्स्ट जो हमारा है अपील टू सुप्रीम कोर्ट, ये हमारा सेक्शन 15Z में लिखा है। इसमें एनी पर्सन और एंटायर एग्रीवेंसेस बाय द डिसीजंस ऑफ सेट कैन अपील टू सुप्रीम कोर्ट विद इन 60 डे ऑफ ऑर्डर ऑफ सेट। अगर कोई भी सेट के ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। सेट्स के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील होती है विद इन द 60 डे। ये जो हमारी होती है ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चनों पे लॉ होनी चाहिए, क्वेश्चनों पे फैक्ट नहीं होनी चाहिए। जो हमारी शिकायत है वो हमारे क्वेश्चन बेसिस ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ, नोट अ क्वेश्चनों पे फैक्ट। और एक्सटेंडेड अनदर 16 डे if Supreme Court think that there was a sufficient clause and not filing in। अगर उसको लगता है कि ये केस जो है ये सफिशेंट केस है और उसको 60 दिन और देने चाहिए तो उसको सेट 60 दिन और दे सकता है, पर इससे ज़्यादा 120 दिन से ज़्यादा ये टाइम नहीं देता है सुप्रीम कोर्ट। मतलब सेट नहीं, सॉरी सुप्रीम कोर्ट उसको टाइम नहीं देता है। अब हमारा जो नेक्स्ट है ये हमारा बिल्कुल नेक्स्ट टॉपिक पे आ चुके हैं हम। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सस्पेंड बोर्ड। जो सस्पेंड का मतलब होता है कि उसकी पास को छीन लेना। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं उनके पास पावर होती है कि वो बोर्ड की पावर्स को छीन सकती है। जो उनके ऑफिसर्स जो मेंबर है हमारे, उनकी पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट छीन सकती है। तो इसमें 3 केसेस हैं, जैसे कि किन किन केसेस में वो उनकी पावर्स को छीन सकती है। ऑन द अकाउंट ऑफ ग्रीवेंस इमरजेंस बोर्ड इज एनेबल टू डिस्चार्ज ड्यूटी एज पर प्रोविजन ऑफ इट एक्ट। ग्रीवेंस इमरजेंस जिसकी वजह से बोर्ड अपनी ड्यूटीज डिस्चार्ज नहीं कर पा रहा है, या फिर जो नेक्स्ट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन दे रही है पर उसको आप कंप्लाई नहीं कर रहे हो और उसकी वजह से बोर्ड की फाइनेंशियल पोजीशन बिगड़ रही है, डेटोरेटेड हो रही है, उसकी वजह से फाइनेंशियल पोजीशन बिगड़ रही है, इसकी वजह से भी वो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको सस्पेंड कर सकती है। नेक्स्ट जो है सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट विद रेंडर्स इट इन पब्लिक इंटरेस्ट टू डू सो, सीजी मे बाय नोटिफाई सस्पेंड बोर्ड फॉर नॉट 6 मंथ। अगर आपको लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में सस्पेंड करना
है तो वो बस 6 महीने तक हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो इसी के साथ जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर और कमेंट। अगर मैं कोई गलती किया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।